समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस 24वें विभाग में हम कीटों के प्रकार, उनकी निवारण पद्धति, इसके बारे में जानेंगे। इसके भी पहले फिर एक बार आपको संक्षेप में बताता हूं। पिछले 23 एपिसोड में जैसे बताया कि कीट आने के पहले हम जमीन की शुद्धि करने से, मतलब जैविक उर्वरकों को पशु खाद में वृद्धि करके हर साल जमीन को देने से तकरीबन 80 से 90% कीटों को पहले ही हम रोक सकते हैं। ये बात सच है कि हर किसान इस बात पर भरोसा करके जैविक उर्वरकों को, जैविक नियंत्रकों को 400 से 500 किलो पशु खाद में वृद्धि करके हर साल देना चाहिए। 3 साल के बाद आपको ही पता चलेगा मैंने जो बोला वो कितना वास्तव है। अभी के हालात में पशु खाद उपलब्ध नहीं है। 1 एकड़ को 20 टन पशु खाद देना हो तो किसान को मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जैसे बताता हूं वैसे 500 किलो पशु खाद पर्याप्त है। मतलब 20 एकड़ वाले किसान को 10 टन पशु खाद काफी है। यह हर साल कीजिए शांति से। उसके बाद कीट आके फसल को बर्बाद करके कीटों को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, कीट को पहचान नहीं सकते, उसका उचित निवारण नहीं कर सकते। फसल नष्ट करने से भी हर साल मैं जैसे बताता हूं जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों को पशु खाद में वृद्धि करके देने से हम उसके बाद आने वाले कीट बहुत कम रहेंगे, और अगर आ भी गए तो कम खर्चे में हम कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह हमारा खर्चा भी कम होगा। पहले 4-5 हजार खर्चने से उससे भी ज्यादा आपको पैसे बच जाएंगे। स्प्रे यानी कि फवारा करना नहीं पड़ेगा। उतना ही नहीं, फसल का नुकसान नहीं होगा, बहुत गुणवत्तापूर्ण फसल मिलेगी। ये सभी फायदे हैं। इसके लिए हर किसान को इसका अमल करना चाहिए। अभी भी बहुत सारे किसान इसका अमल करने के लिए उतनी रुचि नहीं दिखाते। अब हाल ही में एक किसान ने पपाया फसल के बारे में मुझे फोन किया है। अच्छी फलधारणा होने के बाद भी पूरा पेड़ गिर जा रहा है। कारण है विल्ट। विल्ट आके जमीन से जड़ व्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर तनों की जहां सूख कर, झुक कर गिर जाता है, तो उस समय में हम कुछ नहीं कर सकते। उतनी तीव्रता से कीट फैलने के बाद नियंत्रण करना मुश्किल है। फसल बोने से पहले मैंने जैसे बताया वैसे करोगे तो उन पर यह दुस्थिति नहीं आती थी। इतना होने के बाद भी मैंने ये बताने से वो किसान इसे सुनकर उसने ये किया है कि डीलर के पास जाकर हाइड्रोक्सीक्लोराइड लेकर डाल दिया। ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन वो रुका नहीं। इसीलिए हर किसान साइंस, विज्ञान के अनुसार दूसरे बैक्टीरिया को, फंगस को, दूसरे वायरस को उसी प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के साथ ही प्रभावी ढंग से चुन सकते हैं। प्रकृति स्वाभाविक प्रतिकूलता को पहचानकर मित्र जीवाणुओं को लेकर वायरस और फंगस को जमीन को देना चाहिए। यह हमें करना चाहिए। ऐसे करने से कीटों का प्रभाव को हम ज्यादा तक रोक सकते हैं। फसल की निरोधक शक्ति अधिक होने से अच्छी वृद्धि होकर किसी भी प्रकार के कीट को सहन कर सकते हैं। आप सभी को पता है अब कोरोना की वजह से हम कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। जिसे हो रहा है और जिसे नहीं हो रहा है, और किसे होने के बाद भी सह रहे हैं, वो आपको पता है। व्याधि निरोधक शक्ति जिसको भी है, जिसके शरीर में विपुल है, उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है, और अगर हो गया तो जल्दी से उनके शरीर से चला भी जा रहा है। मतलब लड़ने की शक्ति उनके शरीर में है, इसीलिए कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
समृद्धि से मतलब सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सभी हमारे शरीर में होना चाहिए। उसी तरह पौधों में भी व्याधि निरोधक शक्ति होनी हो और समृद्धि से विकसित करना हो तो 16 प्रकार के मूल तत्व जरूर उपलब्ध होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि हर किसान के मन में हर बार याद रखने वाला नंबर है 16। ये किसान के जीवन से बंधा हुआ अंक है। ये 16 नंबर हर किसान के जीवन से बंधा हुआ है। इस 16 नंबर को कभी छोड़िएगा नहीं। मतलब 16 प्रकार के मतलब बुआई के समय और हर अवस्था में उपलब्ध कराने वाला किसान अधिक फायदा लाभ पाएगा। उस 16 संख्या इतनी महत्वपूर्ण है हर किसान के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये 16 अंक। हर किसान ये 16 प्रकार के मूल तत्व उपलब्ध करते हुए, जैसे मैंने बताया है, जैविक उर्वरकों को, जैविक नियंत्रकों को पशु खाद में वृद्धि करके हर साल 500 किलो जमीन में दीजिए। उससे अधिक पशु खाद जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया वैसे करने से 3 साल के बाद आप ही फर्क देखेंगे। जैसे बताया वैसे करने वाला किसान रासायनिक उर्वरकों को आधे से भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लगातार इस्तेमाल करके रासायनिक उर्वरक आधे से भी कम इस्तेमाल पर भी अधिक उपज मिल रही है। इसीलिए मैंने जो बताया एक बार करके मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, आपने बताया था वैसे नहीं हुआ, ऐसा मत कहो। कम से कम 3 साल के बाद आपको जो अपेक्षा की वो परिणाम मिलेगा जरूर। हम हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भविष्य काल में इसी प्रकार की बीमारी ना होने के लिए हम बहुत प्रकार के वैक्सीन डलवा रहे हैं। अब कोरोना आने के बाद भी हर कोई वैक्सीन लेने का सोच रहा है। वैक्सीन का काम यह है कि व्याधि आने के पहले ही उससे संबंधित एंटीबॉडीज की हमारे शरीर में वृद्धि करनी है। उसी तरह फसल को भी हमें वैक्सीन देना है। हम पोलियो से संबंधित या स्मॉल पॉक्स, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं। उसी तरह पौधों को भी भविष्य में कीट ना आने के लिए इस फसल की अवधि में वैक्सीन जैसा ही कुछ करना चाहिए। ऐसे बताया है। वैसे पशु खाद में जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक इनकी वृद्धि करके जमीन में देना, मतलब हम जमीन का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मतलब हम पहले ही जमीन को वैक्सीन कर रहे हैं। ये वैक्सीन करने से कीटों के संबंधित कई प्रकार के बैक्टीरिया या शिलींध्र या वायरस हो सकते हैं, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। जमीन में जो पहले से ही है वो भी नष्ट होंगे। उतना ही नहीं, नया कुछ आने के लिए वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा। तो पहले हमें जमीन का वैक्सीनेशन करना चाहिए और बुआई के बाद, मतलब अंकुरित होने के 15 दिन के बाद या फिर बुआई के 15 या 20 दिन के बाद हमें पौधों का फिर से वैक्सीनेशन करवाना है। ये वैक्सीनेशन कैसे करते हैं? सूडोमोनास फ्लोरोसेंस 1 किलो, बैसिलस सबटिलिस 1 किलो, इन दोनों का 1-1 किलो मिलाकर 2 किलो गुड़ लेकर इस गुड़ को अच्छे से कूटकर तीनों को अच्छे से मिलाकर 48 घंटे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद इस मिश्रण को लेकर फसल पर पिचकारी की दीजिए। इसमें कुछ भी अन्य रसायन मिलाए बिना स्प्रे करना है। इसे भी फसल को वैक्सीनेशन करना कहते हैं। ऐसा करने से तकरीबन उस फसल के साल में कीट फसल के आसपास नहीं आएंगे और किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर कीट आ भी गए तो भी बहुत कम खर्च में कम कीमत के कीटनाशक से नियंत्रण कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शरीर को जैसे हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसी तरह हमारे फसल को, हर पौधे को उस तरह वैक्सीनेशन करवाने से कीट से पहले ही हम रोक सकते हैं। हर किसान बिना भूले पहले पिचकारी में स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, जो प्रतिभा बायोटेक का फ्लिक नाम से जाता है, और बैसिलस सबटिलिस, जो प्रतिभा बायोटेक का सर्वर नाम से उपलब्ध है। फ्लिक और सर्वर को 1-1 किलो लेकर 2 किलो गुड़ में भिगोकर किसी भी प्रकार का रसायन मिलाए बिना
सीधी पिचकारी कीजिए। इस तरह करने से हम हमारे फसल के हर पौधे को वैक्सीनेशन किए जैसा होगा। इस तरह कीट ना होने के लिए पहले से ही सावधानी बरत रहे हैं। ऐसा हर किसान करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उसके बाद छोटा मोटा कीट आने पर भी उसका निवारण कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। कीट कितने प्रकार के हैं, उन्हें कैसे पहचानना है, उसका निवारण कैसे करना है, इस विभाग में हम पूरी तरह से बात करेंगे। मुख्यतः कीट जो है 98% जमीन से ही संक्रमित होते हैं। मतलब कीटों का कारण होने वाले ये सूक्ष्म जीवाणु और उनके बीज जमीन में ही होते हैं और उनका अनुकूल वातावरण तैयार हो जाने के बाद फिर से वो जड़ व्यवस्था के द्वारा पौधे के कई भागों तक पहुंच जाते हैं। इस तरह पहुंचकर पौधे को पूरी तरह नष्ट करके हमारी उत्पत्ति और उपज को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हर किसान ने पहले ये ध्यान देना चाहिए, जमीन में ही कीटों का निवारण करना है। वो कैसे करना है वो बात कर चुके हैं। लेकिन जमीन से अधिक आने वाले कीट ये है कि आम सड़न या विल्ट कहते हैं। विल्ट, डैम्पिंग ऑफ इन नामों से बुलाते हैं, या फिर ग्रो रॉट कीट। ये कीट मुख्यतः राइजोटोनिया सोलानी, पिथियम जैसे फंगसों के कारण कीट फैलते हैं। ये कीट फैलने से पौधा पूरी तरह से मर जाता है। मतलब फलाधार के समय में भी वो अचानक मर जाता है। इस समय में अगर हम जड़ को छीलकर देखेंगे तो गहरे गेहूं के रंग के या काले रंग में ये दिखाई देता। मतलब जड़ तक पहुंचते ये शिलींध्र पौधे का सारा रस चूस चुके होंगे। ये परोपजीवी है, ये उन पर अवलंबित होते हैं। इसमें से रस चूसने से इस पूरी जड़ व्यवस्था का नुकसान होता है। इसके कारण पौधा जमीन से पोषक तत्वों को संग्रहित नहीं कर पाएगा। इसलिए अचानक पौधा बीमार होकर पूरी तरह से मर जाता है। वो पौधा मरने के बाद ये शिलींध्र फिर से जमीन में पहुंच जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर। ऐसे इस पौधे से दूसरे पौधे तक लगातार फैलते रहते हैं। अगर नमी ज्यादा हो तो भी समस्या निर्माण कर सकते हैं, या नमी कम हो तो भी इनसे समस्या होगी। इन दो अवस्थाओं में ये कीट की समस्या ज्यादा होती है। मतलब ग्रे रॉट हो या मैंगो रॉट हो, मतलब कीट उन्हें पूरी तरह सामना करना हो तो सिर्फ एक मार्ग है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। इन दोनों को पशु खाद में मिलाकर हम बुआई करने के पहले जमीन में डालने से वो सभी शिलींध्र और जो भी मित्र शिलींध्र है जिन्हें हम जमीन में दे रहे हैं, वो इन कीटों के कारण होने वाले अंडों को नष्ट कर देंगे। इस तरह पहले से ही जमीन शुद्ध हो जाएगी। इसे हर साल करना है। ऐसा करने से पौधा मरना एकदम बंद हो जाएगा। अब सिर्फ ये याद रखिए कि इस पौधे से लेकर पेड़ तक सभी की ये समस्या है। ये जड़ सड़न, रूट रॉट या आम सड़न या फिर धुआं सड़न, इन सभी की 10 साल की बताई गई, या आम के पेड़ को या फिर 4-5 महीनों का मिर्ची के पेड़ को भी, टमाटे के पौधे को भी, इन सभी को भी हमला कर सकते हैं। इसको पौधे को परवरिश करने का खर्च देखकर हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। इस नुकसान को हम अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कीट आने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर साल हर किसान ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 किलो, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 10 किलो पशु खाद में वृद्धि करके हर साल जमीन में दीजिए। कीट नहीं आएगा या आने के बाद देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कीट आए या ना आए, हर साल आपको ये काम करना जरूरी है। इस तरह करने से एक पौधे का भी नुकसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, भविष्य में कीट तुम्हारी फसलों के आसपास भी नहीं आएंगे। इसीलिए ये जड़ सड़न या धुआं सड़न या आम सड़न,
इन्हें बर्दाश्त करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस पशु खाद में वृद्धि करके जमीन को देना चाहिए। यह है इन 3 कीटों के निवारण की पद्धति। और एक बहुत ही भयंकर कीट है पाउडरी मिल्ड्यू। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पाउडरी मिल्ड्यू और एक डाउनी मिल्ड्यू। ये ज्यादातर पत्तों पर और तनों पर आते हैं। पत्तों के निचले भाग पर, पत्तों के ऊपरी भाग में, तनों में, तनों के भीतरी हिस्से के नीचे के भाग पर यह ज्यादा दिखाई देता है, मतलब किसी पाउडर की तरह दिखाई देता है, सफेद रंग का दिखाई देता है। यह कीट बहुत ही खतरनाक कीट है। उतना ही नहीं, यह बहुत तेजी से फैलता भी है। यह पौधे के सभी हिस्सों में तेजी से फैलता है। इतना ही नहीं, एक पौधे से दूसरे पौधे को, या एक फसल से दूसरे फसल को, या एक किसान के फसल से दूसरे किसान के फसल में बहुत ही तेजी से फैलने वाला कीट और बहुत हानिकारक है। ये पाउडरी मिल्ड्यू हानिकारक है क्योंकि इसीलिए है कि 3 प्रकार से फैलता है। एक इंक्यूबेशन कहते हैं, मतलब बीज धारणा और पुनरुत्पादन यानी अंकुरण के समय में, मतलब ये शिलींध्र या बैक्टीरिया जो भी उनकी पुनरुत्पत्ति करने से हवा के द्वारा अन्य भागों पर फैलते हैं, या फिर हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर, या फिर हवा के जरिए एक किसान के फसल से दूसरे किसान के फसल तक जाकर वहां पौधे पे गिरकर फैलते हैं। इसे इंक्यूबेशन कहते हैं, या बीज धारणा या पुनरुत्पत्ति द्वारा कीट फैलना। इस पद्धति से कीट बहुत तेजी से फैलते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू है। उसी प्रकार हमने जैसे बात की है उसे रूट रॉट, जड़ सड़न या पाउडरी मिल्ड्यू या मैंगो रॉट कहते हैं। ये पेनिट्रेशन पद्धति से, क्रॉलिंग से फैलते हैं, रेंगते रेंगते फैलते हैं। मतलब कुछ प्रकार के कीट अलग अलग ढंग से फैलते हैं। मतलब ये पाउडरी मिल्ड्यू इंक्यूबेशन या बीज धारणा, पुनरुत्पत्ति द्वारा हवा में फैलकर दूसरे फसल पर या पौधों पर फैलते हैं। इसी प्रकार ये मैंगो रॉट या जड़ सड़न जैसे कीट जमीन में घुसकर रेंगते रेंगते हुए फैलते हैं। इस तरह जमीन में फैलकर, जिसे पेनिट्रेशन कहते हैं। तीसरी पद्धति इन्फेक्शन या संक्रमण कहते हैं। संक्रमण द्वारा ये फैलते हैं, मतलब संक्रमण फिर से फैलते हैं। मतलब एक फसल पर कीट आने के बाद, इस फसल को निकालने के बाद इससे संबंधित बीज जो जमीन में होते हैं, वो जमीन में रहने से फिर से वो नए फसल पर संक्रमण करते हैं। इस तरह वो फैलते रहते हैं। इस तरह संक्रमण करते हैं। इसे इन्फेक्शन कहते हैं। पहले ही जमीन बाधित हो चुकी है, या फिर पौधे का एक हिस्सा अगर दूषित होगा, एक भाग से दूसरे भाग को वो संक्रमण करते फैलता है। तो इस तरह संक्रमण द्वारा भी ये कीट फैलते हैं। तो 3 तरह से कीट फैलते हैं। एक इंक्यूबेशन यानी कि बीज धारणा, पुनरुत्पत्ति। दूसरा पेनिट्रेशन, मतलब घुसकर या फिर रेंगते हुए फैलते हैं। और तीसरा इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण होना। एक फसल से दूसरे फसल को, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को इस तरह संक्रमण होगा। बीज द्वारा हो सकता है ये, या फिर दूसरे प्रकार से संक्रमण होता है। अब हम पाउडरी मिल्ड्यू लेते हैं। उन्हें पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं इंग्लिश में। ये पाउडरी मिल्ड्यू पौधों को इंक्यूबेशन द्वारा, बीज धारणा या पुनरुत्पत्ति द्वारा बहुत तेजी से फैलते रहते हैं। पत्ते झड़ते रहते हैं। पत्तों के ऊपर और नीचे सफेद रंग आ जाता है। पाउडर मतलब राख की तरह दिखाई देता है। पीला या सफेद रंग में बदल जाते हैं। पत्ते पूरे झड़ जाते हैं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस होने में रुकावट आती है। पौधा पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता है। सभी तरह से मुश्किल होकर आखिर में फूल भी झड़ जाएंगे। उतना गहरा नुकसान हो जाता है इस पाउडरी मिल्ड्यू फैलने के बाद। ये आने से पहले हम स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस या फिर बैसिलस सबटिलिस
ये दो अलग से इस्तेमाल करने से या दोनों मिलाकर 1-1 किलो लेकर वो 2 किलो गुड़ के पानी में मिलाकर 48 घंटे भिगोकर उसके बाद ये द्रव रूप कीट आने के पहले ही प्रथम अवस्था में एक बार छिड़काव कीजिए। उस तरह छिड़कने से कीटों का प्रादुर्भाव कम होगा। अगर फिर भी कीट आ गए तो जैसे बाजू वाली फसल के द्वारा हवा के द्वारा फैलकर हमारी फसल या पौधे पर संक्रमण होने से उस अवस्था में ये पाउडरी मिल्ड्यू को प्रभावी तरह से निवारण करना है तो छोड़ा शीघ्र ही पाउडरी मिल्ड्यू को पहचान कर स्टॉबिन नाम का एक टेक्निकल उत्पाद है जो प्रतिभा बायोटेक में रॉक स्टार प्लस नाम से मिलता है। इस स्टॉबिन के कई तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। स्टॉबिन हेक्साकोनाजोल, स्टॉबिन ट्राइसाइक्लोजोल, स्टॉबिन टेबुकोनाजोल, इस तरह कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये कॉम्बिनेशंस होने वाले उत्पाद को हम 1 एकड़ को 250 ml पिचकारी करने से हमें ये पाउडरी मिल्ड्यू का प्रभावी ढंग से निवारण कर सकते हैं। अगर ये पाउडरी मिल्ड्यू थोड़ा सा भी दिखाई दिया तो तुरंत आप छोटे फंगीसाइड जैसे मैंकोजेब या फिर चिवोसिल ये इस्तेमाल मत करना। पाउडरी मिल्ड्यू फैलना शुरू होगा तो आप तुरंत स्टॉबिन आधारित रॉक स्टार प्लस को छिड़काव कीजिए, जरूर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद काले धब्बे वाले कीट यानी कि गेहूं के रंग के धब्बे को कीट उसे ब्लैक स्पॉट कहते हैं। ये ब्लैक स्पॉट के लिए या फिर डिप्लोकार्बन नाम के फंगस से आता है। मतलब पत्तों से धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे छोटे होकर बड़े होते हैं। ये ज्यादातर हमें फली के फसल में आते हैं। इन धब्बों को कई प्रकार से कहलाई जाता है। ये फलधारणा होने के बाद या फल आने के बाद बहुत ज्यादा आते हैं और पत्ते झड़ जाते हैं। पत्ते ऊपर पूरे झड़ने से हमें वजन बहुत कम आता है, फल पूरा नहीं होता। लीफ स्पॉट रॉट, पर्ण छेदन धब्बा या ब्लैक स्पॉट, इसे हमें रोकना है तो ये थोड़े कम मात्रा के दवाई से निवारण कर सकते हैं। ये मैंकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये कॉम्बिनेशन में होने वाले उत्पाद कोई भी हो तो हम अगर पिचकारी कर देंगे तो ये टीका लीफ स्पॉट रॉट या ब्लैक स्पॉट को, ये कीट को हम प्रभावी ढंग से निवारण कर सकते हैं। और एक खतरनाक कीट धुआंसड़, ब्लॉक हो या ब्लास्ट कहते हैं। ये धुआंसड़न ज्यादातर चावल में बहुत तेजी से फैल जाता है। दूसरे फसल में भी आता है, लेकिन चावल के वातावरण में, मतलब जहां नमी अधिक होने से फैलने के लिए या वृद्धि होने के लिए अनुकूल वातावरण इसे मिलता है। इस फसलों में ये ज्यादा होता है, इसीलिए धुआंसड़न ज्यादातर चावल में आता है। धुआंसड़न आने पर पत्ते सभी सूखने लगते हैं। ये वीड ज्यादातर काले रंग में एक भाग से दूसरे भाग में फैलकर आहार द्रव्य का प्रसार रुक जाता है और ये ज्यादातर दानों में फैलकर या दाना पूरी तरह विकसित नहीं होता, उसकी वृद्धि खंडित होती है। तो ये धुआंसड़न एक बार आने पर उसका नियंत्रण करना मुश्किल होता है। लेकिन हम चावल में या अन्य फसलों में हमें स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस नाम के इस बैक्टीरिया को 1 से 2 बार 15 दिन के अवधि के 2 बार गुड़ में मिलाकर देने से, पहले ही स्प्रे करने से, कीट आने से पहले ही हर फसल में ये स्यूडोमोनास और बैसिलस सब्टिलस जो प्रतिभा बायोटेक का फ्लिक और सर्वर नाम से उपलब्ध है, इन दोनों उत्पादों को गुड़ के पानी में 48 घंटे भिगोकर उसके बाद किसी भी फसल से पिचकारी करने से ज्यादातर सभी तरह के बैक्टीरियल डिसीजेस, बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले सभी प्रकार के कीटों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। कीटों का प्रभाव कम होता है। तो इस तरह आप स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को चावल में पहले से ही कम कीमत में मिलता है, इसीलिए कीट प्रभाव होने से पहले इसको पिचकारी करने से
कीट आए या ना आए, छिड़काने से पहले ही ये धुआं सड़न का फैलाव कम होगा, और हुआ तो भी ट्राइसाइक्लोजोल को या टिल्ट, ये सभी उत्पाद हमें पिचकारी करने से ये धुआं सड़न को नियंत्रित कर सकते हैं हम। अगर ऐसा ना हुआ तो भी किसान स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस और बैसिलस सबटिलिस इन बैक्टीरियाओं को स्प्रे ना करने से कीट आने के बाद देखेंगे, ऐसा सोचेगा किसान इस धुआं सड़न को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है इस कीटों को, इसलिए आने से पहले ही 2 बार स्प्रे करने से बाद में कीट आए तो भी बहुत कम खर्चे में, कम स्प्रे में, कम छिड़काव में हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, फसल के नुकसान को रोक सकते हैं। ये ब्लास्ट मैग्ना फोर्टे फराइजे नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है। इस बैक्टीरिया को सबसे पहली अवस्था में इन बीजों को अन्य हिस्सों को नाश करना हो तो इस स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस प्रभावी होता है। कीट आने से पहले इसे हम पौधों को देना चाहिए, या फिर चावल में बीजोपचार के समय ये जैविक नियंत्रक, जैविक उर्वरकों को जिसको बनाया है उसको बीजोपचार के समय इस्तेमाल करने के बाद 500 किलो जमीन के लिए डालिए। उस तरह डालने से सभी प्रकार के कीट हमारे फसल में नहीं आएंगे। ये हर फसल के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से तकरीबन सभी प्रकार के कीट हमारे फसल के पास नहीं आएंगे। और एक खतरनाक कीट है शीथ ब्लाइट। इसे शीथ ब्लाइट कहते हैं, मतलब चावल के फसल में पौधों को गेहूं रंग में धब्बे दिखाई देते हैं जो फैलता रहता है और दिखने में सांप के आकार में रहते हैं। इसे हम शीथ ब्लाइट कहते हैं। शीथ ब्लाइट कीट जो राइजोटोनिया सलामी नाम का एक फंगस से आते हैं। ये राइजोटोनिया सलामी बहुत ही खतरनाक है। ये राइजोटोनिया सलामी जड़ सड़न का कारण होता है और उसी तरह ये शीथ ब्लाइट का भी कारण होता है। ये शीथ ब्लाइट को ज्यादातर चावल के फसल पर दिखाई देते हैं, मतलब इसका अनुकूल वातावरण, हवा में नमी ज्यादा हो तो ये शीथ ब्लाइट कीट बहुत तेजी से फैलते हैं। इसका हमें निवारण करना हो तो हेक्साकोनाजोल या टिल्ट, ये 2 इस्तेमाल करने से अधिक प्रभावी शीथ ब्लाइट या धुआं सड़न ऐसे कीटों का प्रभाव ज्यादा हो तो हम, जैसे पहले बताया कि स्टॉबिन नाम का कॉम्बिनेशन, स्टॉबिन ट्राइसाइक्लोजोल या स्टॉबिन हेक्साकोनाजोल, इन कॉम्बिनेशन में आप छिड़काव करने से धुआं सड़न, शीथ ब्लाइट कीट का प्रभाव हो तो वो नियंत्रित हो जाएंगे। लेकिन इनसे भी बचने के लिए पहले से ही टीका जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबटिलिस गुड़ में मिलाकर हर अवस्था में छिड़काव कीजिए। ये करने से कीट का प्रभाव कम होगा, धुआं सड़न, शीथ ब्लाइट का प्रभाव कम होगा। तो इस तरह इस शीथ ब्लाइट कीट को, धुआं सड़न को रोक सकते हैं। और भी चावल में हमें हाल ही में बहुत खतरनाक प्रभावी कीट BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये ज़ांटोमोनास फराइजे नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। ये BLB आने पर हम देख सकते हैं कि पूरी की पूरी फसल, कई सारे एकड़ पूरी तरह सूख जाते हैं। फसल कई सारे एकड़ ऐसे ही सूख जाता है, मतलब फसल में बीज आने के पहले ही पत्ते सूख जाते हैं। उस वजह से दाने नहीं आएंगे। ये BLB का प्रभाव हाल में ही इतना ज़्यादा है कि कई बार 17 से 18 बोरी की उपज आ रही है। उसमें BLB की वजह से पिछले साल से यही समस्या थी। ये BLB की हवा में भी नमी अधिक हो तो बहुत प्रभावी होता है, और इन 2-3 सालों से इनके बीज जमीन में अधिक मात्रा में है। संक्रमण, मतलब पिछले साल से इस साल में संक्रमण होता है। संक्रमण अधिक होता है तो BLB विषय में, लेकिन जो भी किसान, जैसे मैंने बताया, जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रकों की वृद्धि करने से
उसमें अवनी मिलाकर जमीन को देते हैं, उस किसानों को इस साल ही ये BLB बहुत कम आया है। पूरी तरह फसल दिखाई दिया है, बहुत जगह देखा है, वीडियो भी निकाला है। आपको अगले एपिसोड में वो सब दिखाएंगे। मतलब ये जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक जमीन में पहले से होने से पौधों में व्याधि निरोधक शक्ति की वृद्धि होने से ये BLB या शीट ब्लाइट, धुआं सड़न हो या कीट हो तो भी चावल बर्दाश्त कर लेते हैं। भविष्य में अन्य कीटों का संक्रमण ना होने के लिए व्याधि निरोधक शक्ति वृद्धि हो जाएगी। इसलिए उसे हर किसान भी चावल बोने के पहले लेवल के बाद ये जैविक नियंत्रक, जैविक उर्वरक वृद्धि करके जमीन में दीजिए। ऐसा देने से ये BLB से आप सफलता से प्रभावी रूप से बच सकते हैं। आने के बाद नियंत्रण करेंगे, ऐसा नहीं होगा। BLB में ये एक एरिया से दूसरी एरिया को, एक फसल से दूसरे फसल को बहुत तेजी से फैलने वाला कीट है। ये वातावरण अनुकूल होने के बाद जमीन से पौधे में आ जाता है, वहां अंकुरित होकर, वृद्धि होकर, ये सभी कार्य होकर यह हवा द्वारा फैलता है। हजारों एकड़ों में यह फैलता है। इसीलिए BLB को खत्म करने के लिए पहले से ही जैविक नियंत्रक, मुख्यतः स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबटिलिस, इन जैविक नियंत्रकों को हम पशु खाद में वृद्धि करके जमीन में देने से इस BLB को धुआं सड़न, शीट ब्लाइट से हम प्रभावी रूप से पहले से ही रोक सकते हैं। इसके बाद भी अगर BLB आ गया तो उस हालात में हम ये ट्राइकोसाइक्लोजोल, हेक्साकोनाजोल और टिल्ट जैसे टेक्निकल्स इस्तेमाल करके उनका छिड़काव करने से इस BLB को रोक सकते हैं। लेकिन पहले ही निवारण उपाय नहीं किया तो किसी भी रासायनिक कीट नियंत्रक इस्तेमाल करने से भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत से किसान निराश होते हैं तो कितनी दवाइयां डालो तो भी एक बार आने पर काबू में नहीं आएगा। इसीलिए इसका प्रभाव कम करने के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबटिलिस, ट्राइकोडर्मा विरिडी तीनों की वृद्धि कीजिए। पशु खाद में वृद्धि करके पहले ही जमीन को दीजिए। जमीन को पहले लेवल करने के बाद जमीन में अच्छी तरह वृद्धि हो जाएगी। पौधों में तुरंत कीट फैलने से रोकना है तो इस पद्धति द्वारा ही BLB को प्रभावी रूप से काबू में रख सकते हैं। अब तरकारी फसलों में या बागबानी फसलों में आने वाले एंथ्रेक्नोज या फिर फ्रूट रॉट, फल सड़न, तना सड़न, ये सभी कीट उपज हाथ आने के समय किसान को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। बहुत ही खतरनाक कीट है ये राइजोटोनिया से फैलता है। ये कीट आने पर फल का अंदरूनी हिस्सा फल के अंदर ही अंदर फट जाता है या फिर तने भी अंदर से सड़ जाते हैं और नए पत्ते भी सड़ने लगते हैं। एंथ्रेक्नोज भी बहुत तेजी से फैलने वाला कीट है। इसका निवारण करना हो तो पहले हमें स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को कीट आने से पहले ही छिड़काव, ये एक मार्ग है। तो आने के बाद हेक्साकोनाजोल या ट्राइसाइक्लोजोल, इन्हें पहली अवस्था में छिड़काव करके देखिए। फिर भी नियंत्रण नहीं हुआ तो ये स्ट्रॉबिन कॉम्बिनेशन में आने वाला रॉक स्टार प्लस कीट नियंत्रक का इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रॉबिन ट्राइसाइक्लोजोल, स्ट्रॉबिन हेक्साकोनाजोल कीट नियंत्रकों को उपयोग करने से ये एंथ्रेक्नोज, स्टेम रॉट या फ्रूट रॉट, इन कीटों को प्रभावी रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। अब सभी प्रकार के फसलों में आने वाला वायरस है टोबैको वायरस, येलो मोज़ैक। ऐसे कई प्रकार के वायरस कीट आप जो नहीं जानते, कई वायरस फसलों पर फैलते हैं। वायरस आने के बाद, फसल में फैलने के बाद उसे नियंत्रण करना हो तो कोई भी नहीं कर सकता। इंसानों को आने वाले वायरस बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और फसल या पौधे को आने वाले वायरसों को किसी भी हालात में हम नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, वो पहले से ही
व्याधि निरोधक शक्ति को बढ़ाना, उसकी वृद्धि करना, मतलब पौधों को टीकाकरण करना। पौधों का टीकाकरण होता है क्या? जैसे मैंने पहले बताया, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबटिलिस को प्रथम अवस्था में, वृद्धि अवस्था में गुड़ में मिलाकर छिड़काना, ये एक मार्ग है। तो बुआई से पहले या रुपाई से पहले जमीन में जैविक उर्वरक तथा जैविक नियंत्रकों की वृद्धि करके हमें जमीन को देना, ये दूसरा उपाय है। ये दो भी उपाय करते हुए हम 16 प्रकार के मूल तत्वों को उपलब्ध कराने से पौधे में व्याधि निरोधक शक्ति, अच्छी वृद्धि होकर किसी भी वायरस भी हमारे फसल के आसपास नहीं आएगा। इसीलिए वायरस आने के बाद कष्ट उठाने से, नुकसान होने से भी व्याधि आने से पहले निवारण का उपाय करना चाहिए। इस तरह की वायरस को प्रबंधन होना है, आने के बाद इनका निवारण बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए हर किसान को वायरस, कीट के बारे में वो आने के पहले ही निवारण कार्य करना चाहिए, मतलब व्याधि निरोधक शक्ति को बढ़ाना, यही उपाय है। इसके अलावा कुछ और उपाय नहीं है। इसीलिए हर किसान को पौधे में या फसल में आने वाले कीटों पर सावधानी बरते। हमें होने वाले फसल के नुकसान में 60% केवल कीटों की वजह से नष्ट होता है। मतलब 10 बोरी चावल की उपज कम हुई तो उसमें 6 बोरी चावल कीटों की वजह से नष्ट हुआ। बचे 4 बोरी हम उर्वरकों को ठीक से ना देकर या वातावरण के अनिश्चितता के कारण या वीड या रस चूसने वाले कीड़े, 40% नुकसान होता है, लेकिन 60% केवल कीटों की वजह से होता है। इसीलिए हर किसान को कीटों को आने के बाद हमें निवारण कार्य करेंगे, ऐसा सोचकर आप सभी नुकसान को देखने के बाद भी निवारण कार्य को छोड़ देते हैं, क्योंकि कीट दिखाई देते में वक्त लगता है, समय लगता है। वो पौधे में पहुंचकर जमीन से जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तों द्वारा, फलों तक, फूलों तक फैलकर वहां हमें धब्बे जैसा या अन्य रूप में हमें दिखाई देने के समय अंदाजन 10 से 15 दिन पौधे की अंदरूनी हिस्से को नष्ट करता है। ऐसे ही पूरा पौधा कमजोर हो जाता है। इसीलिए वैसी स्थिति ना आने के लिए पहले से ही हम निवारण कार्य करने से कीटों को हम प्रभावी रूप से रोक सकते हैं। कीटों को आने के बाद देख लेंगे, ऐसे सोच को बाजू में रखिए। कीट ना आए, इसे क्या करना चाहिए? सिर्फ वही कीजिए। वैसी परिस्थितियों में किसी प्रकार के कीट को हम प्रभावी रूप से निवारण कर सकते हैं। किसी तरह क्या नुकसान हुए बिना हम इन कई प्रकार के बीमारियों से फसल को बचा सकते हैं। इसीलिए हर किसान को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बुआई से पहले जैविक उर्वरकों को और जैविक नियंत्रकों को पशु खाद में वृद्धि करके जमीन को दीजिए। उसके बाद वृद्धि अवस्था में, प्रथम अवस्था में स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस या बैसिलस सबटिलिस, इन्हें हमें गुड़ के पानी में 1 या 2 किलो भिगोकर 48 घंटे भिगोकर पिचकारी करने से कीट पौधे में स्थायी निवास होकर इन कीटों को पौधे के आसपास आने से रोकथाम करता है। ये 2 निवारण उपाय आप हर साल, हर फसल के दौरान कीजिए। आपके फसल तक किसी भी कीट ना पहुंचेगी, नुकसान भी नहीं होगा। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को आदर करने वाले किसान भाइयों को धन्यवाद। हर किसान भी अपने सवालों को कमेंट के द्वारा मुझे भेज दीजिए। आपके सवालों को मैं जवाब जरूर दूंगा। बहुत खुशी है कि हर विभाग में आपको पूछने वाले सवालों को जो कमेंट बॉक्स में है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। बहुत से किसान मेरे वेबसाइट से मेरा नंबर ढूंढकर सीधा मुझे कॉल करके सलाह ले रहे हैं। तो इस तरह उसे जब भी फुर्सत मिले तो मैं फ़ोन पर भी सुझाव देने के लिए उपलब्ध हो जाऊंगा। उतना ही नहीं, इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे एरिया मैनेजर का नंबर आप लेकर उनको कॉल करने से हमारी टीम आपके पास खुद आकर आपकी समस्या जानकर उसका निवारण कार्य वहीं पर करेंगे। इसलिए
इस सुविधा को हर कोई इस्तेमाल करके सीधी तरह उचित पद्धति से खेती करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद।